हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। और मैं हूं आपकी सुमन राठौर मैम। बच्चों, आज से हम क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे 11th से 12th में आ गए हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th में फिजिक्स का कौन कौन सा सिलेबस है, कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर फर्स्ट यूनिट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एक बार जो है पूरी बुक की समरी जो है आप जान लीजिए। देखिए, आपका जो है बोर्ड में 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल और 70 मार्क्स की थ्योरी होती है। तो उसमें 70 मार्क्स में जो है आपकी दो बुक्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 से आपका 35 मार्क्स का आता है और पार्ट 2 से भी 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में जो है कुछ यूनिट्स हैं, ये देखिए इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट आती है स्थिर विद्युत की, इससे जो है आपका 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड यूनिट आपकी आती है धारा वैद्युत, इससे 7 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्ड यूनिट आपकी आती है धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, इससे आपके 8 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपकी यूनिट वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा है, इससे 8 नंबर के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और लास्ट आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, छोटी सी यूनिट है, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपके 35 मार्क्स हैं उनको इस तरह से डिवाइड किया गया है। आपकी कुल जो है देख रहे हैं आप 5 यूनिट्स हैं। इसमें जो है आपकी 3 यूनिट ज्यादा लेंथी है, इससे विद्युत की और आपकी ये धारा का चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला, ये जो है टोटल 8 मार्क्स के हैं। ये यूनिट्स वो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपके खंड का में 35 मार्क्स में जो है ये 5 यूनिट्स आपको पढ़नी है फर्स्ट बुक में भाग 1 में। ठीक है, भौतिक विज्ञान भाग 1 और भौतिक विज्ञान भाग 2 यानी कि खंड खा जो है सेकेंड जो आपकी बुक है, इससे भी 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। वो क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछे जाते हैं, इसमें देखिए सबसे ज्यादा आप पढ़ोगे प्रकाश। सेकेंड बुक में क्या पढ़ेंगे, लाइट है। लाइट से जो है आपके 13 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है आएंगे, प्रकाश की या फिर ऑप्टिक्स कहलाती है ये। तो इससे आपके 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड बुक में प्रकाश की, इसको आपको बहुत ही अच्छे से जो है फोकस करके बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक, इसके बाद आपका ये देखिए सेकेंड यूनिट है आपकी द्रव्य और द्वैत प्रकृति, इससे जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटी यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। परमाणु तथा नाभिक ये तो बहुत ही आसान यूनिट है, केमिस्ट्री में भी जो है कुछ इसका पार्ट आप लेते हो, इससे भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल यूनिट्स हैं। एक आपका ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो है नया जो है यूनिट है, थोड़ा सा न्यू आप इसमें पढ़ोगे, इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये भी बहुत ही इजी जो है यूनिट है। तो सेकेंड बुक में आपको मेनली जो है प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स पे फोकस करना रहेगा, 13 मार्क्स का इससे आएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 1 स्थिर वैद्युत की, इससे जो है 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। जैसे ही आप क्लास 12th में आएंगे 11th की एग्जाम पास करके, तो आपको सबसे पहले कौन सी यूनिट पढ़नी होगी, स्थिर वैद्युत की खंड का पहली बुक पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक है, तो वही हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे जो है 11th पास आउट कर आए हैं उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो है अब आप क्लास 12th में आपका वेलकम है। और हम फर्स्ट यूनिट को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट यूनिट कौन सी है, स्थिर वैद्युत की, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी क्लास 12th की। इसको आप स्टार्टिंग से अच्छे से तैयार करते जाइएगा। और इसमें मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको और एक्सपेरिमेंट करके जो है इसको पढ़ाऊंगी, जिसको आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। चैप्टर 1 कौन सा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम स्टडी करेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इससे संबंधित कूलाम का नियम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
किस किस पॉइंट पे फाइंड आउट की जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं इस चैप्टर के और उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इनको हम सॉल्व करेंगे। पूरी यूनिट जो है आप अच्छे से आपको तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत आवेश, ये आपके जो सेकेंड यूनिट है बच्चों, इसमें पूरा आपका आवेश ही है। जो आपका ये फर्स्ट भाग 1 है, ये पूरी बुक आपकी मेनली इसमें आप आवेश पे ही बेस्ड है। सेकेंड बुक जो है वो प्रकाश यानी लाइट में है और फर्स्ट बुक जो है वो पूरी चार्ज पे बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, चार्ज एक्चुअली है क्या, व्हाट इज चार्ज या आवेश क्या है। ठीक है, तो आपने जो है इसको मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। आपने बचपन में जो है एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक्सपेरिमेंट क्या बच्चे खेल खेल में करते हैं, क्या करते हैं, देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। क्लास में अक्सर बच्चे ये शरारतें करते हैं तो मैडम से डांट भी खा जाते हैं। ये देखिए, कोई अगर पेन है, इसको मैंने अगर बालों से क्या किया, रब किया और इसको मैं, ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनके पास लाई, तो ये क्या हुआ, इसको अच्छे से आप रगड़ेंगे सिर में और फिर अगर इसको पास में कागज के लाएंगे छोटे छोटे टुकड़े, तो ये क्या होंगे, इस पे चिपक जाएंगे। है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें जो है जादू हो रहा है। ये देखिए कागज के टुकड़े इसमें ऐसे, ये देखिए चिपक जा रहे हैं पेन में। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, जितना इसको अच्छे से, अगर सूखे बाल हैं, बालों में ऑयल नहीं है बिल्कुल भी, तो जितना अच्छे से रगड़ेंगे ये उतना ही जो है कागज के टुकड़ों को चिपका लेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये कभी आपने जानने की कोशिश की है कि ऐसा आखिर होता क्यों है। ये पेन में कहाँ से क्या प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे कि ये कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। बच्चों यही प्रॉपर्टी, यही जो उसका गुण है, उसको हम कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं, आवेश। समझ में आया, व्हाट इज आवेश, ये किसी भी वस्तु का गुण है। क्या है, गुण है। ठीक, तो जब दो वस्तुएं, उनको आपस में रगड़ा जाता है। अब वस्तुएं जो है, कोई डेफिनेट वस्तुएं, यानी कि हर वस्तुओं में ऐसा होता हो, कुछ वस्तुएं हैं उनको अगर आपस में हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, उनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है, उनमें एक ऐसा गुण आ जाता है कि वो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है या प्रतिकर्षित करने लगती है। यानी कि या तो वो वस्तु उसके पास में आ जाती है या उससे दूर हट जाती है। तो ये जो गुण आ जाता है वस्तु में, ये किसकी वजह से आता है, आवेश की वजह से। ओके, तो आवेश की जो परिभाषा हम जो एग्जाम में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे अभी मैं बताती हूँ। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में जो है, जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अगर आप ठीक लिख के आएंगे जैसी है, ठीक, तो ही आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर इधर उधर से मिला जुला के लिखेंगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। तो डेफिनेशन जो है पूरी वर्ड टू वर्ड आप अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, वो मैं बताती जाऊंगी। देखिए इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या लिखना है आपको, अगर एग्जाम में पूछी जाए, वैद्युत आवेश यानी कि चार्ज, पदार्थ का वह गुण जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। जैसे कि हमने इसको जो है पेन को रगड़ा था, तो पेन में वह गुण आ गया था जिसके कारण वो अन्य वस्तु यानी कि कागज के टुकड़ों को क्या करने लगी थी, उन पर एक वैद्युत बल आरोपित करने लगी थी, जिसकी वजह से वो कागज के टुकड़े इस पेन से चिपक जा रहे थे। तो ये गुण क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश या चार्ज कहलाता है। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, स्थिर विद्युतिकी जो है, ये आपकी पूरी चार्ज पे बेस्ड है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए चार्ज क्या है। चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी है किसी वस्तु की, जिसकी वजह से उस पे एक गुण आ जाता है पदार्थ में, जो है चार्ज का गुण, जिससे वो अन्य वस्तुओं पर क्या करने लगती है, वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब चार्ज कितनी तरह का होता है
ये सारे जो है जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये सारे नोट्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम में जो है, टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मिल जाएंगे। इसका लिंक जो है मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दे दूंगी, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से अच्छे से समझते जाइए, और जो आपको रिटन में नोट्स लेने हैं वो आप टेलीग्राम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप पहले समझ लीजिए क्या है, ठीक। अब एक और जो है चार्ज के लिए आपको समझाती हूँ, क्लियरली पता लग जाएगा चार्ज जो है क्या और कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। वैसे आपने पिछली क्लासों में पढ़ रखा होगा ना, चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये किस तरह से फाइंड आउट किया गया था, सबसे पहले साइंटिस्टों ने इसको कैसे पता लगाया था, वो एक्सपेरिमेंट में अभी बताती हूँ। बच्चों, आज से 2500 वर्ष पूर्व एक साइंटिस्ट हुए थे थैल्स। उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक अंबर पदार्थ था, उसको जो है ऊन से रगड़ा था, तो उसमें ये गुण आ गया था, वस्तु को वो अपनी ओर आकर्षित करने लगा था। तो ये खोज जो है आज से 2500 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए थे गिलबर्ट। तो उन्होंने कहा कि अंबर ही नहीं, और भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे कि कांच है, आबनूस है, गंधक है। इस तरह के पदार्थ हैं जिनको अगर किसी पदार्थ से रगड़ा जाए तो उनमें जो है ये प्रॉपर्टी, ये गुण आ जाता है आवेश का, ठीक है। तो जो अंबर था उसको ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो ये जो वस्तु में गुण आया तो इसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रिसिटी, या हम कह सकते हैं कि वो वस्तु जो है वो चार्ज हो गई, ठीक है। तो इसको 1750 में एक और साइंटिस्ट हुए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने और जो है इसको इम्प्रूव किया और एक्सपेरिमेंट किए इस पे, और फिर उन्हें बताया कि जो वस्तु में प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, ये दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके लिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ये देखिए। इन्होंने एक कांच की छड़ ली थी, ठीक, और एक उन्होंने आबनूस की छड़ ली थी, ठीक। कांच की छड़ को उन्होंने रेशम के कपड़े से रगड़ा था। किससे रगड़ा था कांच की छड़ को? रेशम के कपड़े से, और उसको जो है फ्रीली ऐसे टांग दिया था, यहाँ सेंटर से इसको ऐसे धागे से इस तरह से लटका दिया था, हॉरिजॉन्टल। ये देखिए, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल कांच की छड़ जो है रेशम से रगड़कर उन्होंने इसको लटका दिया है। फिर दूसरी इसी तरह से जो आबनूस की छड़ ली थी, उसको उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा था, और उसको भी जो है हॉरिजॉन्टल जो है इस तरह से लटका दिया था फ्रीली, जो है किसी पॉइंट से। तो ये क्या होता है, फ्रीली लटकते से ये जो है मूव कर सकती हैं किधर भी, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक दूसरी कांच की छड़ ली, उसको भी उन्होंने जो है रेशम के कपड़े से रगड़ लिया। और ये देखिए, ये वाला डायग्राम जो है दिख रहा है आपको, ये फिर उसके पास में उस छड़, कांच की छड़ को लेके आए। तब क्या हो रहा है, जैसे ही ये उस कांच की छड़ को, पहली वाली जो कांच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई थी, उसके पास लाए, तो ये छड़ जो है, जो ऐसी थी, इस तरह से दूर भाग गई। इस छड़ से क्या हुआ, ये दूर भाग गई है, ठीक। और अगर इसी कांच की छड़ को उन्होंने फिर आबनूस की छड़ के पास लाए, जिसको जो है उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका रखा था, तो वो छड़ जो है क्या हुई, इस तरह से हो गई, वो उस छड़ की ओर आकर्षित हो गई। तो उन्होंने देखा इस छड़ में आकर्षण का गुण आ गया है, और इस वाली छड़ में प्रतिकर्षण का गुण आ गया है। तो उन्होंने कहा कि चार्ज जो है दो तरह का होता है, ठीक। कुछ जो है वस्तुओं को आकर्षित करता है, कुछ प्रतिकर्षित करता है। तो कांच की छड़ को उन्होंने कहा कि इस पे धनावेश आ गया है, और जो दूसरी आबनूस की छड़ थी उसको कहा इस पर ऋणावेश आ गया है। धनावेश का मतलब होता है, तो चार्ज उन्होंने दो तरह का जो है बताया, एक धनावेश। धनावेश क्या होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। और दूसरा उन्होंने बताया चार्ज होता है ऋणावेश, जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक। आप जो है पिछली क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि जो परमाणु होता है वो किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। उसका जो न्यूक्लियस होता है अंदर का सेंटर, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर जो है चक्कर लगाते रहते हैं।
ठीक। तो जब दो वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस वस्तु से जाते हैं उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है तो वो धनावेशित हो जाती है, और दूसरी वस्तु जिस पे पहुंच जाते हैं उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो वो कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। बच्चों आवेश को जो है हम किससे डिनोट करते हैं, Q से। किससे डिनोट करते हैं, कौन से सिंबल से, Q से, ठीक। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू I T, ठीक। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू I T। I क्या होती है, करंट होती है, और T क्या होता है, टाइम होता है। पर यूनिट टाइम में जितनी चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है दैट इज करंट। तो ये Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है चार्ज का, Q इज इक्वल टू I T, यानी कि आवेश बराबर धारा गुणा समय, ठीक। और इसका मात्रक कूलाम होता है, चार्ज का क्या मात्रक होता है, कूलाम होता है। ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, ये पिछले आप क्लासेस में पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन एक बार आपको जो है रिवाइज भी कराते जाएंगे, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू I T फॉर्मूला है, इसका जो मात्रक है वो कूलाम है। एक मात्रक यहाँ से और भी निकल आता है, I का मात्रक, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका एक और मात्रक भी निकल आता है, एम्पियर सेकेंड, ठीक। तो कूलाम भी मात्रक है, एम्पियर सेकेंड भी मात्रक है, ठीक। और ये तो वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ, जो है यूपी बोर्ड या NCERT से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, और अगर जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं वो देखना चाहते हैं तो इसी के इंग्लिश मीडियम में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप मेरे चैनल में आके देख सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज का फॉर्मूला पता लग गया, Q इज इक्वल टू I T, यूनिट क्या है, कूलाम या एम्पियर सेकेंड है इसकी यूनिट। और एक चीज और देखिए, चार्ज की एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास मिलाते हैं तो उनमें क्या होता है, रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन। और अगर अपोजिट चार्ज को एक दूसरे के पास लाते हैं तो उसमें अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे देखिए ये जो है, ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है, इन पे सेम चार्ज है। अगर समान चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव निगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करती है, दूर करती है, रिपेल करती है, ठीक। और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, अपोजिट है, कोई एक जो है इस पे धनावेश दूसरे पे ऋणावेश है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करती हैं। यानी कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण का गुण होता है। क्लियर हो क्या। और बच्चों एक चार्ज की प्रॉपर्टी और होती है कि इसको जो है ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो है इसकी प्रॉपर्टी है। हम जो है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन जो है इसको हम ना ही रिड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम जैसे एक इलेक्ट्रॉन और एक जो है हम पॉजिट्रॉन ले लें, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, तो इनको अगर एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जब एक दूसरे के पास में लाते हैं तो ये एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनका चार्ज जो है पॉजिटिव निगेटिव है, चार्ज 0 है, और जब एक दूसरे के समीप तीव्र वेग से आते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और जो है 2 फोटान बनाते हैं और एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं फोटान के रूप में। तो गामा फोटान उनकी भी जो है उनका चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो इससे पहले देखिए चार्ज 0 है और जब 2 गामा फोटान बन गए तो जो है तब भी चार्ज क्या रहा, चार्ज 0 ही रहा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। और जो है चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसी भी वस्तु पे चार्ज E हो सकता है, 2E हो सकता है, या ये प्लस माइनस में जो है प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, लेकिन जो है ये कभी भी आप सोचो इसके भिन्न के रूप में हो कि 1/2E हो, 3/2E हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है हमेशा इसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा E के। सबसे मिनिमम जो है इसकी यूनिट क्या है, E, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो किसी पे चार्ज जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का, तो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होगा। आपको 2/3 जो है चार्ज, ना 2/3E किसी वस्तु पे चार्ज है तो ये नहीं होता, हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होता है और जो है क्वांटाइज रहता है इलेक्ट्रॉन जो है।
ये जो है चार्ज को आप कभी भी विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको आप अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा। कूलाम ने कौन सा नियम दिया था? उन्होंने बिंदु आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, आकर्षण बल भी हो सकता है, वो प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, उससे रिलेटिव एक नियम दिया था। ठीक, इस नियम को भी अच्छे से याद कर लेना और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से आप तैयार करते जाना साथ में। देखिए, अगर कोई हम दो बिंदु आवेश ले लें इस तरह से, ये Q1 और दूसरा बिंदु आवेश हमने ले लिया Q2, और ये एक दूसरे से डिस्टेंस पे जो है रखे हुए हैं। दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, बीच की डिस्टेंस है R। तो इनके बीच में जो है एक बल कार्य करेगा, और वो बल जो है कूलाम ने क्या बताया, वो बल इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और जो इनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F = Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सॉरी, आप इसी तरह से लिख लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल में आपको पूरी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। ठीक है मेरे, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। ठीक है, तो ये आवेश हैं आपके Q1 Q2, इनके बीच में अगर सपोज करें F बल कार्य कर रहा है, तो F बल जो है क्या होगा? Q1 × Q2, इनके आवेशों के समानुपाती होगा, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इक्वेशन, अगर इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो दोनों को इक्वेशंस को मिलाने पे क्या हो जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। समानुपाती का निशान हटा के एक कांस्टेंट लगा देंगे, K। F = K Q1 Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू जो है, जो K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, या फिर 9 × 10⁹। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला? F = 4/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यही कूलाम का नियम है। ठीक है, और इस जो ये बल निकला, उस बल की दिशा जो है इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो कूलाम का नियम अच्छे से याद कर लीजिए। फॉर्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 क्या है? बिंदु आवेश है। R क्या है? उनके बीच की दूरी है। तो ये बल जो है क्या होगा? F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ε0 क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं इसको। और इसकी वैल्यू याद कर लीजिए 8.85 × 10⁻⁻12। 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू जो है अच्छे से लर्न कर लीजिएगा परमिटिविटी की। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता। और ऐसे ही जो ये K कांस्टेंट है, इसकी भी यूनिट और वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये भी वैल्यू जो है अच्छे से लर्न कर लीजिए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको जो है फिजिक्स में 90 मार्क्स से प्लस लाने से जो है कोई नहीं रोक पाएगा। कंटिन्यूअस 1 साल साथ में तैयारी कीजिए। मैं पढ़ा रही हूँ, आप अच्छे से पढ़िए, और जो है कोई डाउट हो तो जो है आप उसमें क्वेश्चन कमेंट में करके उससे पूछते रहिए। ठीक है, तो इस तरह से कूलाम का नियम अच्छे से याद हो गया आपको। क्या होता है? F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ε0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 4π
मालूम है पाई 3.14 होता है, और इस पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर्स के प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट की जो है हम विमा भी निकाल लेते हैं। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की जो है डायमेंशन या विमा क्या होती है। तो देखिए, विमा निकालने के लिए जो 11th में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे कैसे करके निकालते हैं, यह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 4 पाई कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, R स्क्वायर ये भी ऐसे ही रहेगा, और F जो है यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा, एप्सिलॉन की जगह ये आ गया और एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा। ठीक है, तब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q1 क्या है, आवेश है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, A इंटू टी, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, I एम्पियर A और T टाइम। ठीक है, A T ये हो गया, Q2 इसकी भी डायमेंशनल फॉर्मूला A T आया, 4 पाई जो है कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं होगी, R क्या है डिस्टेंस, R जो है L स्क्वायर हो गया, और F फोर्स हो गया MLT माइनस 2, फोर्स की डायमेंशन तो सबको अच्छे से रटी होगी, F इज इक्वल टू ML, F की डायमेंशन MLT माइनस 2। तो ये आपका देखिए क्या आ गया, A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर ये है, और यहाँ पे L की पावर 1 है, तो 2 और 1 ये क्या हो जाएगा 3 L क्यूब T की पावर माइनस 2। ठीक, ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर, अभी T की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 और 2 4, T की पावर हो जाएगा 4 और M की पावर माइनस 1 और L की पावर, L भी ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, M की पावर माइनस 1, L की पावर माइनस 3, A स्क्वायर T की पावर 4, इसका जो है डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ये वाला ध्यान होगा, तो इससे आराम से आप डायमेंशन फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का निकाल के लिख सकते हैं। ठीक, और इसका मात्रक जो है M के S में क्या निकलेगा, अगर डायमेंशन फार्मूला मालूम है तो इससे मात्रक आप आराम से निकाल लोगे। M क्या है, किलोग्राम की पावर माइनस 1, L मीटर की पावर माइनस 3, A एम्पियर पावर 2 और T सेकेंड पावर 4, ये इसका मात्रक हो जाएगा। देखिए, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, बहुत ही किस तरह से फॉर्मूले पे जो है फॉर्मूला हमें पता हो और क्वेश्चन दिया हो तो कैसे हम करते हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे न्यूमेरिकल करने से घबराते हैं तो अगर बहुत ध्यान से, जैसे मैं समझा रही हूँ इस तरह से समझते जाएंगे तो उन्हें न्यूमेरिकल बहुत ही इजी लगेंगे। और फिजिक्स जो है मेनली न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड होता है, तो अगर आपको न्यूमेरिकल करने अच्छे से आ गए तो आप जो है फिजिक्स में एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी के केंद्रों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। कितनी है, 50 सेंटीमीटर। पहले यार क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़िएगा। ओके, तो जो है 2-3 बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा, और उसमें जो जो दिया हुआ है वो आप एक जगह नोट करिएगा। ठीक, तो क्या है, 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबों के बीच तांबे के गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी है, 50 यानी 50 सेंटीमीटर। 2 गोले हैं, एक गोला हमने ये ले लिया A और दूसरा गोला ले लिया ये B। ठीक, A और B इनके बीच की दूरी कितनी दी है, इनके सेंटर्स के बीच की दूरी, ये ड्राइंग थोड़ा सा ऐसे ही है, ये इनके सेंटर्स हैं, इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर हो गया। सॉल्यूशन डाल दें, दूरी को किससे लिखेंगे, R से, कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश इतना है, कितना है आवेश, 6.5 × 10⁻⁷
कूलाम है, दोनों का आवेश, यानी कि Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है ना। कितनी है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। यानी कि हमें Q1 Q2 की वैल्यू पता लग गई, R की वैल्यू पता लग गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, यानी कि F का मान पूछा है कितना होगा। तो अभी हमने आपको कूलाम का नियम बताया था, तो उसमें क्या बताया था, F जो है फॉर्मूला जो डिराइव किया था क्या था, F इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं या वी नो दैट कि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो F की वैल्यू जो है ये दी हुई है। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप कर लें और इसको सॉल्व कर लें, तो हमें जो प्रतिकर्षण बल है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। वेरी सिंपल। यानी कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करना है, उसमें क्या क्या गिवन दिया है उसको एक पास लिखना है, फिर उसमें देखना है कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। ठीक, फिर फॉर्मूला लगा दीजिए तो बहुत ही आसानी से आंसर मिल जाएगा। ये Q1 Q2 कितना है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7, ये भी 6.5 10⁻⁻7 अपॉन, अब ये देखिए डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 0.50 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 0.50 इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा, बताइएगा आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप तो इस तरह का आई थिंक क्वेश्चन निकालने आ जाएंगे, और न्यूमेरिकल्स निकाल के देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझको पूछेगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक अभी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम को जो है सदिश फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं उसको हम इसमें जानेंगे। तो इसमें हमने जो है पहले तो बिंदु आवेश हमने इसी कैसे भी ले लिए थे, कहीं Q1 है Q2 है, लेकिन अब इसको हमने XYZ प्लेन में लिया हुआ है। ये देखिए O मूल बिंदु है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस है। इसमें हमने दो बिंदु आवेश लिए हैं Q1 और Q2। ठीक है, इनका जो है मूल बिंदु से डिस्टेंस कितनी है, R1 वेक्टर, और इसकी R2 वेक्टर है। आपस में एक दूसरे के सापेक्ष कितनी डिस्टेंस है, ये देखिए Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, Q1 है, इसकी स्थिति Q2 के सापेक्ष निकालेंगे, कंपैरिजन विद रेस्पेक्ट टू Q2। ठीक है, Q2 के सापेक्ष ये है R12 वेक्टर से लिया है। Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष कैसे लेके, R12 वेक्टर से। ऐसे Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष क्या लेंगे, R21 वेक्टर से। इनके मैग्नीट्यूड सेम है, Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है। तो हम मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिख सकते हैं, R12 इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा R21 का मैग्नीट्यूड। और इनकी डायरेक्शन किसी भी सदिश की हम किससे दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर से। किसी भी सदिश की डायरेक्शन किससे शो करते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो हम इसको क्या लिखेंगे, R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड R12। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है कैसे निकलेगी, R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड R12। ऐसे ही R21 यूनिट वेक्टर, ये कितना होगा, R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड R21। ठीक, अब ये देखिए ये मैग्नीट्यूड ये आपस में बराबर है, तो R21 को हम क्या लिख सकते हैं,
R12 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए R12 के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का R12 वेक्टर भी लिख सकते हैं, R21 वेक्टर को माइनस, और मैग्नीट्यूड ये हमारा क्या है, R12। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वाली, ये है वैल्यू, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का R12 यूनिट वेक्टर, R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R12 यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ये यूनिट वेक्टर हैं। तो इस तरह से अब हम कूलाम के नियम से जो है बल निकालेंगे, आवेश Q2 के कारण Q1 पर कितना बल आरोपित हो रहा है, ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना, हाँ, आवेश Q2 के कारण Q1 पे कितना बल लग रहा है, F1 यूनिट 1 2 वेक्टर। आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, आवेश Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल क्या है, F12 वेक्टर, क्या है, F12 वेक्टर। ठीक, इसकी वैल्यू कूलाम के नियम से वैसे क्या होता है, F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, R12, F12 है तो मैग्नीट्यूड R12। अब इसकी डायरेक्शन जो दिखाएंगे वो किससे दिखाएंगे, यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं सदिश की डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे R12 यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से कैसे लिखेंगे इसको हम, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड इंटू R12 यूनिट वेक्टर। सदिश रूप में इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, Q2 के कारण Q1 पे आवेश है, Q2 के कारण Q1 पर बल, Q1 पर आरोपित बल, ये है F12। ऐसे ही Q1 के कारण Q2 पे बल जो लग रहा है वो क्या है, F21 यूनिट वेक्टर। उसको हम कैसे लिखेंगे, F21 यूनिट वेक्टर, F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको सेम इसी तरह से सदिश फॉर्म ही इस तरह से होगी कूलाम के लिए। तो ये हम लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या दिखाएंगे, R21 यूनिट वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए R21 यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, ये देखिए यहाँ पर R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू है माइनस R12 यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड भी देखिए ये वाली इक्वेशन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो ये फॉर्म जो है, ये इक्वेशन अगर हम इसको डाल ले 1 और इसको 2, तो 1 और 2 से इक्वेशन से ये वैल्यू चेंज कर दें इनकी आपस में, क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 इज इक्वल अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड इंटू R12 का यूनिट वेक्टर, माइनस में है तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस F12 के इक्वल, ये वाली वैल्यू है, देखिए इसे, यानी कि क्या हो गया, F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस F12 वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से क्या चीज क्लियर हो रही है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू है माइनस F21 वेक्टर, न्यूटन का थर्ड लॉ। Q1 Q2 पे जितना बल
आरोपित कर रहा है उतना ही Q2 Q1 पे उतना ही बल लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों बल सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन विपरीत है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, यहाँ से कूलाम का नियम जो है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया अच्छे से। इसको हम थोड़ा सा और खोल के लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। ये जो वैल्यू है इसको पहले इरेज कर दें। ओके, ये हमने लिखा है F 1 2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड इंटू R1 यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और भी ओपन कर सकते हैं। ये जो R यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड, और इसको हम क्या लिख सकते हैं R12 का वेक्टर अपॉन R12 का यूनिट वेक्टर। ओ ध्यान नहीं दिया। कूलाम का नियम क्या होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R13, इसका क्यूब हो जाएगा, और R12 का यूनिट वेक्टर। तो ये जो है कूलाम का नियम वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि सदिश रूप में कूलाम का नियम ये आ जाएगा। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे 2 1 की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ये चाहे इस तरह से आप लिख दीजिए। तो ये जो है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। ठीक है, क्लियर हो गया? नो डाउट। तो अगर सदिश रूप में आए कूलाम का नियम, इस तरह से आप इसको करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? देखिए, जहां कोई चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज, सपोज ये है कोई चार्ज, ठीक है, ये किसी एरिया में रखा हुआ है, तो क्या होगा, इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे हम अगर दूसरा चार्ज लेके आए तो उस पे एक फोर्स जो है वो का एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स का वो अनुभव करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। तो इसके चारों ओर, चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां दूसरा चार्ज लाने पे या दूसरा आवेश लाने पे उसका एक उसको बल का अनुभव हो, तो वो क्या कहलाएगा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। यानी इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र। जहां चार्ज रखा है उसके चारों ओर का एरिया है विद्युत क्षेत्र। लेकिन कहां तक का? जहां पे जो है दूसरा चार्ज लाने पे कोई बल अनुभव करता है। ठीक है, अगर जैसे ये प्लस चार्ज हमने यहाँ रखा हुआ है तो इससे क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं इस तरह से। विद्युत बल रेखाएं चार्ज से निकलकर बाहर की ओर जाती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं चार्ज से और अनंत तक जाती है। तो इसके चारों ओर का जो एरिया है, जो इसके चारों ओर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। समझ में आया? विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां दूसरा चार्ज लाने पे वह एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर प्लस चार्ज है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर आएंगी। अगर माइनस चार्ज कहीं रखा हुआ है तो उस पर जो है अनंत से विद्युत बल रेखाएं चार्ज की ओर आएंगी।
इस तरह से, उनकी दिशा क्या होगी, इनवर्ड। कैसी होगी, इनवर्ड, अनंत से चार्ज की ओर, डायरेक्शन इनवर्ड। और पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। ठीक, ये चीज ध्यान रखिए। अगर माइनस चार्ज है तो डायरेक्शन इनवर्ड, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड। प्लस का चार्ज है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, माइनस का चार्ज है तो अनंत से विद्युत बल रेखाएं चार्ज की ओर आएंगी। ठीक, तो इन चार्ज के चारों ओर का जो एरिया होता है, जहां पे दूसरा चार्ज जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास रखे हैं तो विद्युत बल रेखाएं कैसी हो जाएंगी, देखिए प्लस से तो बाहर जा रही है, माइनस इसकी ओर आ रही है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, अंदर विद्युत बल रेखाएं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास में है तो यहां से निकलकर विद्युत बल रेखा किधर की ओर चली जाएगी, माइनस चार्ज की ओर, इस तरह से। ये अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास पास रखे हैं तो विद्युत बल रेखाएं प्लस चार्ज से निकलकर किधर जाएंगी, माइनस चार्ज की ओर जाएंगी। वहां पर विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से। ठीक, प्लस से माइनस की ओर। और सपोज करो अगर यहाँ प्लस है, दूसरा भी प्लस होता तो क्या होता, तो भी क्या विद्युत बल रेखाएं ऐसी होती, नहीं। तो विद्युत बल रेखाएं कैसी होती, इसकी इधर को भागती और इसकी दूसरी तरफ को। देखो अभी बनाते हैं, ये जो है यहाँ बीच की हटा देते हैं, इसको हम अगर प्लस चार्ज कर दें तो विद्युत बल रेखाएं प्लस में क्या होंगी, बाहर की ओर जाएंगी, इस तरह से। ठीक, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इधर को भागेगी और ये वाली डायरेक्शन इसकी ऐसे हो जाएगी। दोनों एक दूसरे की ओर नहीं जाएंगी, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, दूर की तरफ जाएंगी, ऐसे। तभी कहते हैं प्रतिकर्षण। अगर समान चार्ज है तो उनमें क्या बल कौन सा लगता है, प्रतिकर्षण बल। ये इस तरह से एक दूसरे से दूर जाएंगी, ये देखिए, एक दूसरे की ओर नहीं आएंगी, एक दूसरे से दूर भागेंगी। बीच में क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, चार्ज रिपेल करते हैं। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव यानी अपोजिट चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत बल रेखाएं समझ में आ गई। प्लस चार्ज है तो उससे आउटवर्ड बाहर की ओर रहती है, अगर माइनस चार्ज है तो अनंत से उसकी ओर विद्युत बल रेखाएं आती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब किसी चार्ज के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है तो उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, उसकी कुछ ना कुछ तीव्रता होगी। तो उसको हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किसी एकांक आवेश पे वो जितने बल का अनुभव करता है वो होती है एकांक आवेश पे आरोपित बल, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगी, F/Q। एकांक आवेश, कोई आवेश रखा है उस पे जितना बल का अनुभव हो रहा है विद्युत क्षेत्र में जाने पे उसके ऊपर, वो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर F बल लगता है तो किसी दिए हुए बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होती है। इसको परीक्षण आवेश लेते हैं तो Q0 लिख लेते हैं, परीक्षण आवेश का चार्ज। ठीक है, तो E = क्या होगा, F/Q0। इसका मात्रक अब देखिए क्या निकलेगा, F क्या है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक, फिर ये क्या है, प्रति, नीचे आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, और ये है एक सदिश राशि है, ये ध्यान रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर कहीं किसी क्वेश्चन में पूछी जाती है, F की वैल्यू दी है, Q0 की दी है, तो इस तरह फॉर्मूले में आप वैल्यू पुटअप करेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक, और इसका अगर बिंबी सूत्र हमें निकालना हो
तो कैसे निकालेंगे? ई का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एफ का क्या होता है? mL/t-2। तो ये लर्न होगा आपको। आवेश क्या है? A इंटू टी आवेश का। Q बराबर IT होता है, धारा गुणा समय, धारा का एम्पियर, समय का जो है T हो गया। तो ये इसका क्या निकल के आया? mL/A-1 T-3। -2 है और T ऊपर आके -3 हो जाएगा, A भी ऊपर आके -1 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mL/T-3 या T को पहले लिख दे, mL/T पहले लिख देते हैं, तो T-3 A को बाद में ले लेते हैं, चाहे कैसे भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब किसी बिंदु आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गई ना? ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं? देखिए, कोई हमने ले लिया चार्ज Q। ठीक है, ये चार्ज रखा है, तो इसके चारों ओर क्या है? विद्युत क्षेत्र जो है विद्यमान है। विद्युत क्षेत्र के अंदर हम इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लें P, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर एक इमेजिन कर लेंगे, कोई परीक्षण आवेश रखा है Q0। ठीक, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कितनी है। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? R है। ठीक, तो इस चार्ज पे इसके कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण कोई बल का अनुभव होगा। वो बल की वैल्यू हम किससे निकाल लेंगे? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या होता है? F = 1/4πε0 Q1 Q2 होता है, तो यहाँ Q0/r² हो जाएगा। इस परीक्षण आवेश पे कितना बल अनुभव हो रहा है इस चार्ज के कारण? 1/4πε0 Q0/r²। हमें यहाँ पे निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी फॉर्मूला हमने क्या बताया? E = F/Q0। F की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1/4πε0 Q0/r² Q0। इससे कैंसिल हो गया। E = आ गया 1/4πε0 Q/r², यानी कि P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 1/4πε0 Q/r², न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आपको क्लियर हुई। इसकी वैल्यू तो पता ही है, अभी बताया था कितनी थी होती है, याद हो गई होगी आई थिंक। 9 × 10⁹ 1/4πε0 की वैल्यू होती है। यूनिट भी लिखी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पे कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है। तो P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये एयर में निकाली है। ठीक है, अगर एक आवेश की जगह कई आवेश यहाँ पे रखे होते तो फिर यहाँ पे तीव्रता कितनी होती? तो वो हो जाती, सबको जोड़ देते, E = E1 + E2 + E3, जितने भी चार्ज होते उन सब के कारण जितनी तीव्रता होती वो जो है ऐड हो जाती। ठीक है, अगर कई चार्ज होते। ठीक, अब द्विध्रुव आघूर्ण देखिए क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय और निरक्षीय
स्थिति में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे टॉपिक स्टडी करते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है इस चैप्टर का, वैद्युत द्विध्रुव, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको आप बहुत मजे लेके पढ़िएगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? अगर हम दो आवेश जो है एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे रख दे तो जो पूरा सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, एक आवेश हमने ले लिया ये -q, ठीक है, और एक आवेश ले लिया ये +q। ये एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे हमने रख दिए। ये डिस्टेंस जो है बीच की, ये डिस्टेंस हमने ले ली 2l। ठीक, तो ये पूरा जो सिस्टम बना, ये सिस्टम क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये स्टडी हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, electric dipole is a system in which two charges are situated with a small distance to l। एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को जो है स्मॉल डिस्टेंस पे सिचुएटेड कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस 2l इसलिए ली है कि इसके बीच का, देखिए ये मिड पॉइंट यहाँ पे हम लेंगे तो l डिस्टेंस जो है इससे इधर हो जाएगी और l डिस्टेंस इससे इधर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2l बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है, अल्प दूरी होती है, और ये दोनों चार्ज कैसे होते हैं? इक्वल और अपोजिट, एक प्लस दूसरा माइनस। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, अब इसका मोमेंट यानी द्विध्रुव का आघूर्ण कैसे निकालते हैं? तो उसमें हम एक चार्ज ले लें और चार्ज के बीच की दूरी, इनका मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मोमेंट निकल आएगा, द्विध्रुव आघूर्ण निकल आएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? इसको P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। एक चार्ज, दोनों इक्वल ही है, कोई सा चार्ज ले लिया Q, साइन नहीं लेंगे। ठीक, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2l। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या मिल गया हमें? डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण मिल गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2ql। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होता है? 2ql। P = 2ql। अच्छे से याद कर लो, P = 2ql। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, मात्रक देखिए, यहां से यूनिट निकल आएगी। Q की यूनिट क्या होती है? कूलाम। ठीक है, और L की क्या होगी? मीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम मीटर। और यूनिट होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q का AT होता है और ये L, तो जो है ATL, या लिख दो, L को पहले लिख लो, LTA, ऐसे करके लिख लो। डायमेंशनल फॉर्मूला, द्विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, जगह कम है। ठीक है, समझ में ही आ गया होगा, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। दोनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजिक्स के, जिनको आपको करने में बहुत ही मजा आएगा, डेरिवेशंस को। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। तो इसकी दो कंडीशन होती हैं, एक अक्षीय स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, दूसरी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम लेंगे अक्षीय स्थिति में। अक्षीय
स्थिति में। कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति में। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम डायपोल बनाएं। ये देखिए, दो चार्ज लिया, -q और दूसरा +q, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे हैं। ये डिस्टेंस कितनी होती है? 2l। कितनी होती है? 2l होती है। तो इसका मिड पॉइंट लिया ये हमने O। तो 2l में l हमने इधर आ जाएगी, ऐसे ले लिया, और l इधर। अच्छे से समझते जाइए, ये डिस्टेंस समझ लेंगे तो बहुत ही आराम से डेरिवेशन हो जाएगा। डायपोल ये लिया हमने -q +q, दो समान और विपरीत आवेश। कैसे? समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पे सिचुएटेड है। तो ये निकाय के कहलाएगा डायपोल। ठीक है, तो इस डायपोल की ये जो स्थिति है, ये जो -q +q को मिला रही है, ये रेखा जो है क्या कहलाएगी? अक्षीय रेखा। इसी रेखा पर हम कोई पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट P, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसकी वजह से? इस डायपोल की वजह से, इस द्विध्रुव की वजह से। कितनी है? ठीक है, तो देखिए, ये इसका मिड पॉइंट है, ये L है, ये L है। डायपोल से जो P बिंदु है वो कितनी दूरी पे है? R दूरी पर है। कितनी दूरी पे है? R दूरी पे है। O से P तक की डिस्टेंस कितनी है? R। ठीक है, अब हमें अगर -q से P की डिस्टेंस निकालनी, कहां से? -q से P तक की डिस्टेंस। तो देखिए, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ये कितनी है? L, और ये डिस्टेंस कितनी है? R। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L + R। यहां से लेके अगर हम इसको A और B पॉइंट दे दें तो A से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L ये आ गई + R ये कितनी हो जाएगी? L + R। A से P तक की डिस्टेंस या -q आवेश से बिंदु P तक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L + R। ठीक, और +q से P तक की डिस्टेंस या BP कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस निकालिए। देखिए, ये कितनी होगी? ये देखिए, यहां से यहां तक की कितनी है? R है। R में से इतनी ये वाली हटा देंगे, ये कितनी है? L। R टोटल है, R में से ये L यहां तक की हटा देंगे तो B से P तक की डिस्टेंस निकल आएगी। ये कितनी निकलेगी? R - L। ये डिस्टेंस जो है अच्छे से समझ लीजिए कितनी कितनी है। ठीक है, इसको L + R लिखे या R + L लिख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा लगे। ठीक है, तो A P की डिस्टेंस कितनी हो गई? R + L। A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2L। और B से P तक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? L - R। ठीक, तो ये डिस्टेंस जो है क्लियर हो गई अच्छे से। ये देखिए, O से P तक की कितनी है? R है, और O से A तक की कितनी है? L है। तो टोटल डिस्टेंस R + L हो गई। और यहाँ पे देखिए, O से लेके P तक की डिस्टेंस R है, और O से B तक की कितनी है? L। तो B से P तक कितनी रह जाएगी? R - L। ठीक, अब देखिए, P बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस चार्ज के कारण भी होगी, +q के, और -q चार्ज के कारण भी होगी। तो दोनों के कारण जितनी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निकाल लें और उसका परिणाम ही निकाल लेंगे, तो वो टोटल हमें P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लग जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस लिख लें पहले। +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो गई? यानी कि A, देखिए, -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी A P कितनी है? R + L है। ऐसे ही +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, P तक की दूरी BP कितनी होगी? R -
एल होगी। ठीक है, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अगर हम E मान लें तो देखिए E1 ले लेते हैं। तो ये देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, डायरेक्शन इसकी होगी BP। कौन सी डायरेक्शन होगी, BP, यानी कि बाहर की दिशा में। प्लस चार्ज है तो उससे जो तीव्रता की जो दिशा निकलेगी वो क्या होगी, आउटवर्ड, बाहर की ओर, है ना। और माइनस चार्ज होता है तो उसकी ओर इनवर्ट विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं आती हैं, तो डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ट। तो प्लस क्यू के कारण जो होगी E1 वो क्या होगी, बाहर की तरफ, और माइनस क्यू के कारण इस पे जो तीव्रता होगी E2 वो इनवर्ट होगी, अंदर की तरफ। ओके, तो P पे देखिए E1 और E2 की डायरेक्शन इस तरह से होंगी। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, माइनस क्यू के कारण E2 है, E2, पहले E1 निकालना है प्लस क्यू के कारण। E1 की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q/r²। अब प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी दूरी है, r माइनस एल, तो ये हो जाएगी r माइनस एल का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन इसकी क्या है, बाहर की ओर, यानी कि BP दिशा में। दिशा कौन सी होगी, बाहर की तरफ, BP दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। ठीक, और इसकी दिशा क्या होगी, इनवर्ट, यानी कि PV, या PV दिशा में। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर कितनी होगी, एक के कारण E1 है, दूसरे के कारण E2 है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगी E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। ठीक है, अब ये देखिए E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे हम, 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। ठीक, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और बिंदु P पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें जो कॉमन है, यहाँ देखिए Q है, यहाँ Q है, 4/4πε0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो Q/4πε0 कॉमन आ जाएगा, Q/4πε0, अंदर यहाँ क्या रह जाएगा, 1/r-L का होल स्क्वायर माइनस r+L का होल स्क्वायर। ओके, तो ये Q/4πε0, इसको तो टच नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। मैथ्स के स्टूडेंट है उन्हें तो क्लियर ही है, बाकी भी जो है एलसीएम आ जाएगा, ये r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r+L का होल स्क्वायर। यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, r+L का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, एलसीएम देखिए इन दोनों को मिला के एलसीएम हो गया। अब यहाँ r माइनस एल स्क्वायर, एल का होल स्क्वायर ये है, इसको नहीं लेंगे, इसको क्या लेंगे, r+L का होल स्क्वायर। यहाँ ये r+L, इसको छोड़ देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ये a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, a² + b² + 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² माइनस 2ab। वो फॉर्मूले लगा के दोनों ब्रैकेट्स को हम ओपन कर देंगे
और एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही है यहाँ नीचे लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए इसको हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस होल स्क्वायर को खोलेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr बोलते रहिए, और ये r माइनस एल का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2lr। ओके, ये ब्रैकेट को खोल के इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए पूरे ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है, यानी कि अंदर का ये ब्रैकेट हटाएंगे, अंदर के साइन कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो ये देखिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो ऐसे ही रहने दीजिए। ये देखिए ये तो पूरा ऐसे ही उतर आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr। ठीक, अब ये माइनस हटाएंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अंदर चिन्ह बदलेंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2lr हो जाएगा, अपॉन में ये आपका क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको इधर में डाल दी, कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब इसमें देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये आर स्क्वायर प्लस का है और ये आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर ये प्लस का और ये एल स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा। क्या रह गया 2lr कितना हो जाएगा 4lr, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका E इजकल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहने देंगे, ये हो जाएगा 4lr, अपॉन में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये नीचे रेस कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो बीच में पॉज करके। अब देखिए ये आर डिस्टेंस ये है, एल डिस्टेंस ये है, इसमें तो आपको ये बहुत ज्यादा लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल में जो है एल आर से बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में एल स्क्वायर को हम निग्लेक्ट कर देंगे, निग्लेक्टिंग एल स्क्वायर in comparison to r square, या you can say l square is equal to 0। l square की वैल्यू हम 0 लगा देंगे यहाँ पर, मतलब इसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, 4lr हो जाएगा, और ये l स्क्वायर हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एक ही स्क्वायर से ये आर कट गया तो ये आपका क्या हो गया 2l, इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 को 2 इंटू 2ql, इस तरह से तोड़ के 4 को लिखते हैं 2 इंटू 2, q ये है l ये है, ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही है, और ये आर स्क्वायर और ये r, ये क्या हो जाएगा आर क्यू। ठीक है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, और ये वैल्यू किसकी है p की, डायपोल मोमेंट p इजिकल टू क्या होता है एक आवेश और उनके दोनों के बीच की दूरी l, p इजिकल टू ql होता है, इसकी जगह क्या लग जाएगा p, ये हो गया r q। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या निकल के आ गई E इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यू। अक्षीय स्थिति में डायपोल के कारण P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यू। क्लियर हो गया डेरिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से जो है आप तैयार कीजिएगा अक्षीय स्थिति में। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति कौन सी होती है, इसके परपेंडिकुलर जो है, ये तो ऑन द एक्सल है,
इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे जो है अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निकालेंगे। ठीक है, और ई की यूनिट आपकी वही होगी न्यूटन प्रति कूलम। ओके, और इसकी डायरेक्शन भी ध्यान रखिएगा, जो परिणामी तीव्रता है डायरेक्शन होगी इसकी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, धन आवेश की ओर इसकी तीव्रता ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, टी बिंदु पे। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी होती है, 9 × 10⁹ ठीक, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, टॉपिक देखिए नेक्स्ट है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। इससे पहले हमने अक्षीय स्थिति में अध्ययन किया था। अक्षीय स्थिति में क्या था, जो डायपोल की एक्सिस है उसी पे कोई पॉइंट था। निरक्षीय स्थिति क्या होती है, जब एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल पे कोई पॉइंट लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति या इक्वेटोरियल लाइन। ये देखिए, ये है डायपोल हमने दिया हुआ है ए और बी पे, -q + q चार्ज है, इनकी बीच की डिस्टेंस 2l है, तो इसमें हमने मिड पॉइंट ओ लिया है तो 2l को आधा आधा कर दिया, l इधर, तो ये आपका डायपोल हो गया। डायपोल के ये सेंटर पॉइंट से एक हमने 90 डिग्री पे लाइन ली है, जहां एक पॉइंट लिया है P, तो ये कहलाएगी इसकी निरक्षीय स्थिति पे स्थित बिंदु P। ये कैसी स्थिति है, निरक्षीय रेखा पे जो है कोई पॉइंट P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस P को हमने B पॉइंट से मिलाया है, A पॉइंट से मिलाया है, तो ये देखिए थीटा डिग्री के का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे ये L जो है डिस्टेंस है, और हमने सेंटर से R दूरी पे कोई पॉइंट P लिया हुआ है, तो ये वाली दूरी R है, ये वाली दूरी L है। तो आप जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में इस तरह से परपेंडिकुलर ट्रायंगल होता है, तो इसमें ये क्या होता है, आधार होता है, ये क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, तो कर्ण बराबर क्या होता है, √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये सूत्र आपने पढ़ रखा होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या कर्ण बराबर √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यही वाली जो है ये फॉर्मूला लगा के हमने ये डिस्टेंस निकाली, कितनी हो जाएगी, √ r² प्लस l², लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी B से लेके P तक कितनी हो गई, √r² प्लस l²। ऐसे ही A से लेके P तक की डिस्टेंस ये भी सेम होगी, √r² प्लस l²। इधर भी ये देखिए R है लंब और आधार है L, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, √r² प्लस l²। तो ये दूरी पता क्लियर हो गई। P पॉइंट की जो है A और B से दूरी कितनी हो गई, √r² प्लस l²। अब हमें P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक देखिए -q चार्ज ये है, इसकी वजह से कुछ तीव्रता होगी, और +q चार्ज की वजह से भी P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो दोनों को निकाल लेंगे और उनका परिणामी हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसको रिड्यूस कर दें। ये देखिए, P पर +q चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह 1 ले लें एयर के लिए, Q अपॉन r², यानी कि r² प्लस l² का होल स्क्वायर। r दूरी कितनी है, √r² प्लस l² है। ठीक है, ये E1 हो गई। इसी तरह से -q चार्ज के कारण निकाल लें तीव्रता, वो कितनी हो जाएगी, E2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये भी वही होगी, r² प्लस l²,
इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए E1 और E2, ये देखिए E1 है, ये इस डायरेक्शन में क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से क्या रहता है, ये विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं आउटवर्ड रहती है, बाहर की ओर, है ना। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी पी दिशा में। और E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो माइनस क्यू के चार्ज के कारण है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, यानी कि पी ए दिशा में होगी। तो इनकी वैल्यूज तो दोनों की क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है। पहले हम क्या करते हैं, इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को इनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने इस चीज को यहाँ पर अलग बनाया है। यहाँ पर देखिए, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो E1 को दो घटकों में वियोजित किया, E1 cos थीटा क्षैतिज दिशा में, E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऐसे E2 को किया दो घटकों में वियोजित, E2 sin थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और E2 cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब देखिए इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, इक्वल और अपोजिट है ये। तो ये क्या हो जाएंगे, E1 sin थीटा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पे परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अतः P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसकी पूरे आपको नोट्स चाहिए अगर विद लैंग्वेज, तो वो टेलीग्राम चैनल से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, बाकी समझने का काम आप यहाँ पे कीजिए। ठीक है, अब परिणामी तीव्रता कितनी हो गई, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 sin थीटा E2 sin थीटा कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है cos थीटा का फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे देखिए, ये थीटा है, ये बेस है L और ये है कर्ण आधार, L बटे आधार कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, L अपॉन √ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वैल्यू हम cos थीटा के यहाँ पर पुटअप कर देंगे और E1 और E2 की वैल्यू ये वाली लगा देंगे। ये सारी वैल्यूज इसमें रखते हैं, फिर देखिए क्या मिलता है। E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अभी देखिए स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट पे स्क्वायर लगा है तो ये हट जाएगा, ये क्या रह जाएगा खाली R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहां से E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और बाहर क्या आएगा cos थीटा, बाहर क्या आएगा cos थीटा की वैल्यू अभी जो लिखी थी वो लगा देंगे। अब इसमें देखिए ये सेम वैल्यूज हैं, डबल हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख दें अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली L अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ पे पावर कितनी है, ये 1, यहाँ 1/2, दोनों पावर जुड़ के कितनी हो जाएंगी 3/2। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2
2ql, ये 2q ये l, 2ql अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, अब ये 2ql ये क्या होगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, तो यहाँ जो पहले वाले आर्टिकल में हमने लगाया था क्या कि जो है l, ये l r के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होता है, तो l स्क्वायर क्या हो जाएगा और ज्यादा ही स्मॉल हो जाएगा r स्क्वायर से। सो वी कैन निग्लेक्ट l स्क्वायर विथ कंपैरिजन टू r स्क्वायर। r स्क्वायर के कंपैरिजन में हम l स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे या l स्क्वायर को 0 कर देंगे। ठीक, तो ये आपका क्या मिल जाएगा 1/4πε0 2ql को हम क्या लिख दें p r स्क्वायर और ये पावर क्या 3/2, ये अंदर आ जाएगी सिंस r l स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन r स्क्वायर। ठीक, तो देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये क्या मिला 1/4πε0 p/r³। ठीक है, तो ये आपकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक, यूनिट क्या होगी न्यूटन प्रति कूलाम, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। इसकी डायरेक्शन किधर होगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर दिशा। ठीक, तो ये दोनों ही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षीय रेखा में और निरक्षीय रेखा में डायपोल की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आई थिंक आपको दोनों समझ में आ गए होंगे बढ़िया से करके। ठीक, अब निरक्षीय रेखा में हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और अक्षीय में उसी ही एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसमें जो है घटकों में वियोजित करना पड़ता है विद्युत, वो कोई भी जो है अगर थीटा डिग्री के एंगल पे कोई वेक्टर है तो उसका हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट्स जो है अलग अलग किए जाएंगे, तब जो है उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पे बल आघूर्ण टाउ। बल आघूर्ण टाउ की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर हमने किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है तो उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण कार्य कर रहा है उसको हम इस डेरिवेशन में करेंगे। ठीक है, ये देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव तो अब अच्छे से याद हो गया होगा, ऐसी रचना या ऐसा सिस्टम जिसमें दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। उसको हमने क्या किया विद्युत क्षेत्र में रख दिया है, तो क्या हुआ इस पे एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण लग रहा है, इस पे एक प्रत्यानयन बल युग्म कार्य कर रहा है। ये देखिए -q ये और +q दोनों पर क्या है एक बल कार्य कर रहा है। वो बल क्या कर रहा है उस बल जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है उसको कोशिश कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले आए, उसको घुमाने का प्रयास कर रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और ये इस तरह से रखा है, तो ये क्या इस पे एक बल युग्म कार्य करने लग रहा है, एक इधर बल और एक इधर जो इसको यूं घुमाने का प्रयास करता है किधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, तो ये देखिए +q है, इस पे एक बल लग रहा है ये F, और -q है इस पे ये बल लग रहा है F दोनों बराबर है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। ये इधर को घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसको ये इधर की ओर घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो जो है इसका जो आघूर्ण होगा बल युग्म का वो कितना होगा वो हम इस डेरिवेशन में फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इस पे जो बल लग रहा है F उसकी वैल्यू क्या होगी QE। F बराबर क्या होता है QE, जो ये बल लग रहा है वो कितना होगा QE। ठीक, और बल आघूर्ण जो एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव लगा है रखा है उस पे बल आघूर्ण टाउ
टाउ कितना कार्य करेगा? एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, तो दोनों तरफ बल F लग रहा है गुणा इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? ये वाली देखिए, यहां से लेके यहां तक एक बल ये है, एक बल ये है, इनके बीच की लंबवत दूरी ये वाली होगी। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला एक ट्रायंगल हम इसको ऐसे बनाएं तो ये देखिए ये है हमारा 2L। ठीक, ये एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये क्या है? लंब, ये आधार और ये क्या हो गया? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण गुणा साइन थीटा। कर्ण गुणा साइन थीटा। कर्ण कितना है? 2L, ये साइन थीटा। तो ये लंब ये वाला कितना आ जाएगा? 2L साइन थीटा। कितना आ जाएगा? 2L साइन थीटा। दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी? 2L साइन थीटा। तो F गुणा क्या हो जाएगा? ये 2L साइन थीटा। F की वैल्यू कितनी है? QE इंटू 2L साइन थीटा। अब ये इसको 2QL को एक पास लिख ले, 2QL इंटू E इंटू साइन थीटा। तो ये 2QL क्या हो जाएगा? P इंटू E। P बराबर 2QL होता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो P इंटू E साइन थीटा। टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P E साइन थीटा। वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ कितना आ जाएगा? P E साइन थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आर्टिकल आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल जो है हमने बहुत ही सिंपल सबसे पहले लिया हुआ है, जिसको आप बहुत ही इजीली समझ जाएंगे और आपको न्यूमेरिकल करने में इंटरेस्ट आने लगेगा। ये न्यूमेरिकल है, देखिए क्या? 1 माइक्रोकूलम। एक माइक्रोकूलम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कितनी दूर रखे हैं? 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। कितनी दूर रखे हैं? 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें पहले आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, उसमें जो जो आपको दिया हुआ है, गिवन है, उसको राइट डाउन कीजिए, फिर देखिए उसमें आपको क्या पता करना है। देखिए एक माइक्रोकूलम के दो बराबर और विपरीत आवेश हैं, यानी कि Q1 बराबर क्या है? Q2 कितना है? 1 माइक्रोकूलम। इसको अगर कूलम में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 10⁻⁻6 कूलम। और कितनी दूरी पे रखे हैं? यानी कि इनके बीच की दूरी 2L। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके बीच की दूरी 2L कितनी है? 2 मिलीमीटर। कितनी है? 2 मिलीमीटर। यानी कि ये कितनी हो गई? 2 गुणा 10⁻³ मीटर। ठीक है, और पूछा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पूछा है, तो P बराबर क्या होता है? 2QL। Q की जगह कितना है? Q की जगह कितना दिया हुआ है? या इसको ऐसे लिख दे, Q इंटू 2L। Q की जगह कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻6। 2L की जगह कितना दिया है? 2 गुणा 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 10⁻⁹। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम मीटर। ठीक, तो समझ में आ गया कैसे निकालना है। एक माइक्रोकूलम के जो है दो बराबर विपरीत आवेश दिए हुए हैं तो वो हमने लिख लिए। माइक्रोकूलम है तो उसे कूलम में बदल लिया। इनके बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है, उसको मीटर में बदल लिया और इसको फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लेंगे
बहुत ही सिंपल, आराम से जो है न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है न्यूमेरिकल, दो बिंदु आवेश 9e और e एक दूसरे से कितनी दूर रखे हैं? 16 सेंटीमीटर दूर। कितनी रखे हैं? 16 सेंटीमीटर दूर। दो बिंदु आवेश, एक +9e और दूसरा +e, एक दूसरे से कितनी दूर रखे हैं? 16 सेंटीमीटर। इनके बीच में एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो? तो इनके बीच में हमें एक बिंदु आवेश रखना है, तो हमें ये पता करना है वो कितनी दूरी पे होगा जिससे कि वो संतुलन की अवस्था में रहे। तो हमने मान लिया, ये देखिए दो आवेश +9e और +e, ये है एक दूसरे से कितनी दूर रखी है? 16 सेंटीमीटर। अब हमने जो है +9e से x दूरी पर कोई पॉइंट ले लिया जहां हमने मान लिया हम q चार्ज को रखें जिससे कि वह संतुलन की अवस्था में रहे। ठीक, तो इधर अगर हमने x दूरी ली है तो इधर की दूरी कितनी रह जाएगी? 16 - x, 16 - x रह जाएगी। ओके, क्लियर? हाँ, फिर देखिए अब दो आवेश हो गए, ये +9e, दूसरा q। ठीक, तो इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कूलाम के नियम से हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला? 1/4πε0 q1 q2/r²। ठीक, तो +9e एंड q के बीच लगने वाला बल, ये बल हमने मान लिया आपका F1। कितना है ये? 1/4πε0 की वैल्यू रख दे रहे, 9 × 10⁹ q1, यानी प्लस का 9e q1 q2/r²। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही इन दोनों चार्ज के बीच में कितना बल लगेगा? E एंड Q के बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका F2 बराबर 9 × 10⁹ E × Q/16 - x का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों बल निकल आए। संतुलन की अवस्था में क्या होगा? तो संतुलन की अवस्था में दोनों बलों को हम क्या कर दें? इक्वल, F1 बराबर F2। संतुलन की अवस्था में दोनों बल बराबर होंगे, तो ये आपका हो जाएगा 9 × 10⁹ 9e × Q/x² बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ 9e × Q/16 - x का होल स्क्वायर। अब देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, और ये आपका क्या रह गया? ये आपका रह गया E और Q, ये भी कट गया। ये रह गया 9/x², इधर रह गया 1/16 - x का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 3/x = 1/16 - x। ये हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, इसको हम इधर लिख लेते हैं। ये है आपका 3/x = 1/16 - x। ये तिरछी गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 48 - 3x = x, या x + 3x = 48, 4x = 48, x = 48/4, यानी कि 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर, यानी कि +9e जो चार्ज है उससे 12 सेंटीमीटर दूरी पे हमें चार्ज q रखना है जहां पे वह संतुलन की अवस्था में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, तीन आवेश एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखे हैं
समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें ये चित्र दिया हुआ है, इसको जो है सॉल्व करना है। बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, देखिए इसको क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए देखिए ध्यान से देखिए, एक माइनस क्यू ये चार्ज है, ये माइनस क्यू है, यहाँ पे कितना है प्लस का 2q। तो इस प्लस 2q को हम दो हिस्सों में ले लेंगे, प्लस q और प्लस q। तो देखिए एक माइनस क्यू प्लस क्यू का ये द्विध्रुव बन जाएगा, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव, और दूसरा प्लस क्यू माइनस क्यू का ये वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। तो इसमें चित्र में क्या है, दो वैद्युत द्विध्रुव हैं। इसको हम कैसे बनाएं, इस तरह से बनाते हैं। ये देखिए प्लस क्यू और एक ये प्लस क्यू, दो हिस्सों में ले लिया प्लस क्यू को, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ए बी, ये बन गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। और दूसरा प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू है सी पर, तो एक वैद्युत द्विध्रुव आपका ये बन गया, दो वैद्युत द्विध्रुव बन गए। समबाहु त्रिभुज है तो यानी ये कोण कितना है 60 डिग्री का है, और ये डिस्टेंस अगर ए मान ले तो तीनों क्या हो जाएंगे, ए इक्वल हो जाएंगी। ठीक, अब देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव का हम आघूर्ण निकालें, इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालें और इनका परिणाम भी निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने मान लिया P1 है, वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो ये P2 इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, और इनका परिणामी, ये P अगर हम इधर लिख दें, इनका परिणामी कहाँ होगा, इनके बीच में ये होगा। ठीक है, तो पहले हम P1 की वैल्यू निकालें। सॉल्यूशन, ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, तो ए बी वैद्युत द्विध्रुव का जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, ए बी का, ये देखिए 2l की जगह कितना लिखा हुआ है, a लिखा है, p बराबर होता है 2ql, 2l की जगह a हो जाएगा और q की जगह q आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये q a, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी a b डायरेक्शन, a b दिशा। ठीक, ऐसे ही b c का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, Q इंटू ए, ये भी इतना ही होगा। ठीक, यहाँ भी डिस्टेंस ए ही है। ठीक है, इनका परिणामी कितना होगा, अब देखिए परिणामी के लिए इसको हम कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। ये देखिए ये P1 है 30 डिग्री के एंगल पे, इधर भी 30 इधर भी 30 है, इस दिशा पे वो कोण है, ये 60 और ये परिणामी बीच में, दोनों ओर 30 हो जाएगा। तो इसको हमने इधर लिया है, अगर ये P1 है 30 डिग्री पे तो इधर इसका 36 घटक हो जाएगा P1 cos 30, इधर उधर घटक हो जाएगा P2 sin 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ऐसे ही P2 के करेंगे हम, तो P2 cos 30 तो इधर आ जाएगा और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा P2 sin 30, इधर P2 sin 30 इधर P1 sin 30, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट है और ये सेम डायरेक्शन में है, ये जुड़ जाएंगे। तो परिणामी P कितना हो जाएगा आपका P1 cos 30 प्लस P2 cos 30, P1 P2 की वैल्यू QA cos 30 प्लस QA cos 30 कितना हो जाएगा 2QA cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा √3Q इंटू
ए परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो इस तरह से हम परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। ठीक, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है लाइक जरूर करिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट में लिखकर डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस तरह अब ये चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड आपके सामने लेके आएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स जो है जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।